हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी मिड टर्म एग्ज़ाम की, और उसी तैयारी को और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आज हम लेके आए हैं लास्ट जो ईयर है 2023-24 उसके क्वेश्चन पेपर, जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था क्लास 7th का नेचुरल साइंस का, उसके क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया रहेगा कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, किस तरह का पेपर आता है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि पूरा पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पिछले बार का जो पेपर है वो भी आप अच्छे से समझ लो। तो अगर हम बात करें, आपको पता है ये कितने मार्क्स का होता है मिड टर्म एग्ज़ाम, तो ये 60 मार्क्स का होता है। और इसमें टाइम बच्चों आपको मिलता है 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे 30 मिनट। तो टाइम काफ़ी रहता है आपके पास 60 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए। 2.5 घंटे का समय बहुत ज़्यादा है, आप आसानी से कर सकते हो। अब इसमें कुछ निर्देश या कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कुल 15 प्रश्न है। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके? 15, जिसमें 3 खंड, 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, क, ख और ग। और आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। अब इन तीनों खंडों में क्या होता है वो अब हम देखते हैं। तो अब अगर हम बात करें, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित होते हैं। खंड क में सिर्फ एक प्रश्न होता है, जिसमें 1 से लेके 12 तक के वस्तुनिष्ठ, मतलब बहुत छोटे आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, और इनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। तो खंड क में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है और उसके 12 भाग होते हैं। खंड ख में 2 से लेके 11 तक, मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 10 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चंस खंड ख में होते हैं। इसमें लघु मतलब 2 मार्क्स के और दीर्घ मतलब 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और 2 और 3 के कितने होते हैं? तो देखा जाए तो 2 के 6 क्वेश्चंस होते हैं और 3 के 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन ख, ये टोटल 24 नंबर का आता है हमारा। फिर है खंड ग, इसमें 12 से 15 टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, और सभी क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, और टोटल ये भी आपका 24 नंबर का पेपर होता है। इस तरह से 24, 24, 48 और पहला क्वेश्चन 12, तो टोटल आपका 60 नंबर का पेपर बनता है। अच्छा, अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ओवरऑल कोई विकल्प नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें आपको चॉइस दी गई है अथवा लिखा होगा, उनमें से कोई एक ही करना है। तो अब शुरू करते हैं हम। तो खंड का आपका, ये सबसे पहले हम खंड का करते हैं। इसमें जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन ही है, और इनको निर्देश आपको दिया होगा, उसके हिसाब से आपको इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन है, जैसे लाइकेन में 3 भिन्न जीव योगदान करते हैं। तो लाइकेन में 3 भिन्न जीव योगदान करते हैं, इस आपको ब्रैकेट में दिया है सही या गलत, तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो आपको पता है लाइकेन में 3 नहीं, 2 जीव अलग अलग, 2 कौन कौन से? कवक और शैवाल, ये दोनों मिलके लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 जीव होते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो गलत पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, हम विद्युत परिपथ आरेख बनाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। मान लो आपको कोई विद्युत परिपथ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, देख रहे हो, इस तरह से बल्ब बनाते हैं, फिर यहाँ से बैटरी बनाते हैं। तो इस तरह से विद्युत आरेख बनाते हैं ना, यहाँ स्विच बनाते हैं। तो विद्युत आरेख को हम विद्युत परिपथ को हम आरेखों के प्रतीकों का उपयोग करके बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, तो पहले 2 हो गए। तीसरा है, नियत चाल से गतिमान वस्तु की गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा है। तो नियत चाल से ग्राफ कैसा बनता है? अगर यहाँ हम लेते हैं दूरी और यहाँ लेते हैं समय, एक्स अक्ष पे हम समय लेते हैं, तो ये कैसा बनता है? बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ। तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अगला है, उपयोग की गई कमज़ोर बैक्टीरिया का निपटान सावधानी से किया जाना। तो ये भी सही है कि जो बैटरी यूज़ हो गई है उसको सावधानी से उनको हमको निपटारा करना चाहिए या उसको फेंकना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कहा गया है, अमरबेल जैसे परपोषी पौधों को, अमरबेल जैसे जो पौधे हैं वो परपोषी पौधे, वो किससे वंचित रखते हैं? तो पौधों को किस चीज़ से वंचित रख देते हैं? तो पोषण से।
पौधों में पोषण नहीं हो पाता, तो पोषण से वंचित रख देते हैं। छठा क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय। आपको पता है एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल, और इसी का उल्टा होता है आवृत्ति। वो क्या होता है, 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को कहा जाता है आवृत्ति, और एक दोलन करने में लिए गए समय को कहते हैं आवर्तकाल। सातवां क्वेश्चन है, जल तथा खनिजों को पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। अब जड़ तो अवशोषित कर रहा है, लेकिन पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तना। ये तना के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 6th क्लास में से आया है, तो 7th क्लास के पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके 6th क्लास से भी आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विद्युत बल्ब डैश भी देते हैं जो ज़रूरी या वांछनीय नहीं है। अब आपको पता है विद्युत बल्ब जब हम जलाते हैं तो हमें लाइट के साथ साथ क्या देते हैं, ऊष्मा, गर्मी भी देते हैं। इसको आप ऊष्मा भी लिख सकते हो, गर्मी भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो ये भी देते हैं जो कि हमको ज़रूरत नहीं होती है इसकी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा या गर्मी। 9वां क्वेश्चन है, चाल को परिभाषित करना है। तो अब इसमें एक लाइन में करना है। तो चाल क्या होता है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या होता है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। गई दूरी। अच्छा, अब इसमें देखो आपको अथवा दिया है, तो या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। नीचे वाला देखो कितना आसान है, चाल का मूल मात्रक लिखना है। तो मूल मात्रक क्या होता है चाल का, मीटर प्रति सेकंड। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको मीटर प्रति सेकंड ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको, और यह ms की पावर -1 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगला है, कुछ पत्तियां हरी दिखाई नहीं देती, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है। तो हमने पढ़ा था उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु उनमें अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं, इसी वजह से वो हरे नहीं दिखाई देते। तो बिल्कुल उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु अन्य वर्णक की उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए वह हरे नहीं दिखाई देते। अगला है, कीटभक्षी पौधों के कोई 2 उदाहरण बताइए। अब आपको पता है कीटभक्षी पौधों के 4 उदाहरण आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है सनड्यू पादप, ठीक है, उसके अलावा पिक्चर प्लांट, पिक्चर पादप, ये पिक्चर प्लांट, और इसी को हम घटपर्णी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, घटपर्णी। और इन सब के अलावा आपका है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये 3 आपके क्या हो गए, कीटभक्षी पादप। इनमें से कोई 2 आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हो गए, पहले के 10 पार्ट, ये हमने कर लिया 10वां पार्ट। अगला है, लोहे की कील को विद्युत चुंबक में बदलने के लिए किन 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आपको पता है लोहे की जो कील है उसके ऊपर हम क्या करें, अगर कॉपर की वायर लपेट दें और उसमें से करंट पास कर दें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, बैटरी की। तो इसके लिए एक हो गया, हमको बैटरी की ज़रूरत होती है, और दूसरा ये तार की, तो तांबे के तार की और बैटरी, इन दोनों वस्तुओं का उपयोग करके हम लोहे की कील को विद्युत चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब MCB का उपयोग लिखिए। तो MCB क्या क्या उपयोग होता है, यह परिपथ को तोड़ने में सहायता करता है। फ्यूज़ की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और परिपथ को तोड़ने में यूज़ होता है, ठीक है। MCB क्या होता है, मल्टी लोड सर्किट बोर्ड, फुल फॉर्म इसका होता है। आगे देखते हैं। अब है, सरल लोलक का एक भाग धातु की गेंद जैसा होता है, इसका नाम क्या है। अब आपको पता है सरल लोलक क्या होता है, इस तरह से एक धागे में लटका हुआ एक ये पार्ट होता है, और जब इसको ये यहाँ से फिक्स होता है कील के साथ, और इसको इधर लेके जाते हैं तो ये ऐसे, और ये एक गति करते रहता है, आवर्ती गति होती है। तो सरल लोलक का जो भाग होता है ये तो होता है धागा, और ये जो भाग जो लोहे का भाग होता है इसे कहा जाता है गोलक। क्या कहते हैं इसे, गोलक, ठीक है। तो इसका नाम होता है गोलक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोलक। और समय के 2 मात्रक लिखने हैं,
तो समय के मात्रक होता है आपका सेकंड, मिनट और घंटा या आवर। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो दो, सेकंड, मिनट या घंटा। अगला है खंड क। तो ये पहला खंड था जिसमें आपके 12 क्वेश्चंस थे, और आप 12 क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ये 12 में से आप 10 नंबर तो बहुत आसानी से ला सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर्स। अब खंड ख में क्या है, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब देखते हैं खंड ख को। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है भोजन के 4 प्रमुख घटक। तो आपको पता है भोजन से हमको क्या क्या मिलता है, तो ये हमने पढ़ा है भोजन के घटकों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के साथ ही हमको क्या मिलता है, प्रोटीन। भोजन से और क्या मिलता है बताओ, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब चीज़ें हमको किससे मिलती है, भोजन से। तो भोजन के ये 4 मुख्य घटक हो गए। उसके बाद प्रोटीन के किन 4 घटकों का योग होता है। अब आपको प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप इस तरह से लिख सकते हो। प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों तो लगभग सभी में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब में होते हैं। इन सब के अलावा प्रोटीन में एक एक्स्ट्रा भाग होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो ये चारों जो घटक हैं वो किसके होते हैं, प्रोटीन के, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला है आपका विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसके अवयव में क्या परिवर्तन आता है। जब आपको पता है इसमें जब विद्युत हीटर को ऑन करते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, वो लाल रंग का हो जाता है और गर्म हो जाता है, गर्मी देने लगता है। तो ये 2 चेंज आते हैं, ये आप बता सकते हो। विद्युत धारा के 2 प्रभाव। तो विद्युत धारा के 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है तापीय प्रभाव और एक होता है आपका चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस तरह से ये 2 प्रभाव होते हैं। अगला है असमान गति को समझाना है। तो असमान गति क्या होता है, यदि समान समय में, अगर समान समय में तय की गई दूरी असमान है तो उस गति को हम कहते हैं असमान गति। अगला है प्रकाश संश्लेषण केवल हमारी पृथ्वी पर ही हो सकता है, ऐसा क्यों। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है और जल हमारे पृथ्वी पे ही उपलब्ध है। इसके अलावा क्लोरोफिल आवश्यक है और क्लोरोफिल पौधों में होता है और पौधे भी हमारे पृथ्वी पे ही उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कारण प्रकाश संश्लेषण केवल हमारी पृथ्वी पर ही हो सकता है, ठीक है। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन, अभी तक जो हमने किया वो सारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई सामान्यतः किन दिशाओं की ओर संकेत करता है। तो ये उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, किस दिशा की ओर, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है। अगला है 20 दोलन पूरा करने के लिए एक सरल लोलक 38 सेकंड लगाता है, इसका आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन करने में लिया गया समय। अब 20 दोलन में आपको 38 सेकंड लग रहे हैं, तो एक दोलन में कितना लगेगा, 38/20 सेकंड। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 38/20, ये देखो ये हो जाता है 19, तो 1.9 सेकंड हो जाएगा इसका आवर्तकाल। कितना हो जाएगा, 1.9 सेकंड। अगला है राइजोबियम का फलीदार पौधों से महत्वपूर्ण संबंध है। तो राइजोबियम फलीदार पौधों के साथ हमने पढ़ा था किस तरह के संबंध में रहता है, सहजीवी संबंध में, ठीक है। और ये क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को उस रूप में परिवर्तित करता है कि पौधे उसका उपयोग कर सकें और फलीदार पौधे इसके एवज में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको पोषण देते हैं। तो इन दोनों का संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। अगला है सभी जंतुओं को विषमपोषी और पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है। तो सभी जंतु
भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पौधे पे। वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विषमपोषी। और पौधे क्योंकि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वपोषी। तो इस तरह से आपको करना है। और ये 8वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप ऊपर वाला पार्ट करना होगा या नीचे वाला एग्ज़ाम में। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सुरक्षा उपकरणों के चर्चा के दौरान एक छात्र ने सुझाव दिया कि विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले सामान्य तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जा सकता है। क्या आप इस सुझाव से सहमत हैं? और अगर हैं तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, विद्युत परिपथ में जो हम तार इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो तार है वो काफ़ी मोटा तार हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो तार ऐसा होता है कि अधिक बिजली आने के बाद भी ना पिघले। लेकिन फ्यूज में अगर हम, जो आपका फ्यूज़ होता है, यहाँ पे तार लगाते हैं ना, इन दोनों पॉइंट में, इन दोनों पे पतली सी तार लगाते हैं। तो अगर उस पतली तार की जगह हम जो तार यूज कर रहे हैं घर में उसको लगाएं, तो क्या होगा? अधिक विद्युत आने के बाद भी वो पिघलेगा नहीं और कनेक्शन नहीं कटेगा। और जब कनेक्शन नहीं कटेगा तो हमारे जो उपकरण है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम विद्युत फ्यूज में नहीं कर सकते। विद्युत फ्यूज में बहुत ही पतले तार का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जैसे ही अधिक बिजली आए ये तार पिघल जाए और हमारा कनेक्शन जो है बिजली का कट जाए, और इससे हमारे जो उपकरण है, विद्युत उपकरण, वो ख़राब होने से बच जाएं। तो ये था आपका 9वां क्वेश्चन। इसके अलावा विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करना है। तो विद्युत घंटी की अगर बात करें तो इसमें एक तरह से आपका हथौड़े जैसा पार्ट होता है, जो आवर्ती गति, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता है इसमें, ये जैसे आप हथौड़ा बार बार दबाते हो ना इस तरह के, तो उसी तरीके से यहाँ पे मेटल का पार्ट होता है, धातु का, और इसमें जब ये टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसमें आवर्ती गति के कारण करता है। इसको आपको संक्षेप में वर्णन करना है, और इन दोनों में से कोई एक को आपको करना है। 10वां क्वेश्चन है, एक तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी 25 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल की गणना मीटर प्रति सेकंड में करना है आपको। आपको पता है चाल क्या होता है? तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, दूरी बटा समय। अब दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में यहाँ 1 किलोमीटर, और यहाँ दिया हुआ है आपको 25 सेकंड। तो किलोमीटर को हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। तो ये हो गया आपका 1000 मीटर प्रति 25 सेकंड। तो अब इसको हम डिवाइड करें तो ये 25 सेकंड है। अब इसको डिवाइड करते हैं 25 से, तो देखो 5 5 जा, और ये 5 2 जा, तो 200 हो गया। फिर इसको करते हैं तो 5 4 जा, और 40 इसका आंसर होता है। तो इसका आ जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड। और इसी को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो आपको पता है कैसे चेंज करते हैं। मीटर प्रति सेकंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो, अच्छा चलो इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैंने करवाया हुआ है आपको। इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखो क्या आंसर होगा। आप सभी बच्चे इसका कमेंट करना कि 40 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। फिर 11वां क्वेश्चन है, वर्षा का मौसम था और माता जी कुछ डबल रोटी के पैकेट को रख कर भूल गई। डबल रोटी मतलब ब्रेड के कुछ पैकेट को बाहर रख कर भूल गई, और कुछ दिनों बाद उसमें दुर्गंध आने लगी और रंग बदलकर पीला हरा हो गया। इसका कारण क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि ब्रेड को अगर बारिश के मौसम में बाहर रख दिया जाए तो उसमें क्या हो जाती है? फफूंदी लग जाती है ना। फफूंदी क्या होता है? एक तो फफूंदी ये एक प्रकार का कवक है, और कवक क्या होता है? एक मृत जीवी है। तो मृत जीवी कवक उस पर ग्रो करने लगता है, और ब्रेड पे जो कवक ग्रो करता है या उस पर उगता है, उसका नाम होता है राइजोपस। तो राइजोपस नामक कवक, मृत जीवी कवक, उस पर वृद्धि होने लगती है उसकी, और इसी के कारण उसका रंग पीला हरा सा हो जाता है। अब ये तो थे आपके 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस। तो टोटल आपके जो 2 3 4 5 6 और 7 ये सारे क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के।
और उसके बाद हमने 8th क्वेश्चन, 9th, 10th और 11th, ये 4 क्वेश्चंस थे 3 मार्क्स के। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट खंड ग, और खंड ग में 6 नंबर के क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है स्तंभ ए में दिए गए शब्दों को स्तंभ बी से मिलान करना है। अच्छा, मिलान एग्ज़ाम में कोशिश करो कि ऐसे ना करो, किस तरह से करना है देखो अभी मैं बताता हूँ। पहला है स्विच ऑन, फिर है जनित्र या जनरेटर, CFL, नाइक्रोम, एलिमेंट, लघुपथन। तो अब आपको पता है जब स्विच ऑन होता है तो परिपथ पूरा हो जाता है, तो आपको उत्तर में इस तरह से लिखना है उत्तर, और फर्स्ट का पहले का क्या है उत्तर बी, तो इस तरह से आपको लिखना है उत्तर बी। फिर सेकंड देखो क्या है, जनित्र या जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, लाइट चली जाती है तो विद्युत की आपूर्ति करता है, तो इसका हो जाएगा डी, विद्युत आपूर्ति, तो इसका हो जाएगा डी, विद्युत आपूर्ति। तीसरा अगर देखें, तीसरा है आपका CFL, तो CFL क्या होता है, प्रकाश देता है। लाइट होती है ना जो बल्ब हम यूज़ करते हैं आजकल, वो CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट यूज़ करते हैं, तो ये प्रकाश देता है, तो इसका हो जाएगा प्रकाश, तो इसका हो जाएगा ए, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर चौथा आपका देखो, चौथा क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम हमने कहा था, नाइक्रोम क्या है, एक तरह का तार है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, ये जो ऊष्मा उत्पन्न होने वाले हैं उसमें किया जाता है, जो हीटर है उसमें किया जाता है, या एक तार में किया जाता है। अब देखते हैं इसका, इसके अलावा एलिमेंट, एलिमेंट क्या करता है ये, अच्छा नाइक्रोम का तार होता है, तो नाइक्रोम का ई हो जाएगा, और एलिमेंट जो विद्युत बल्ब का जो एलिमेंट है वो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो पाँचवें का हो जाएगा एफ, और जो छठा है, छठे का क्या हो जाएगा, लघुपथन, इससे आग लग जाती है, तो इसका हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इससे दो फायदे होते हैं कि आपके गलत हो जाए कोई तो आप उसको काटा पीटी नहीं करोगे, आसानी से सीधा सीधा लिख दो, और अगर गलत हो भी जाए तो आप इसको एक काट के लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको उत्तर करना होता है, ये ध्यान रखना एग्ज़ाम में। तो ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है, अब ये क्वेश्चंस आपके इसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं गलत, और उसमें से एक सही दिया हुआ है, वही आपको चुनना है। तो 13वां क्वेश्चन दिया है, पौधे जंतु जीवन का आधार हैं, अन्य सभी जीवित प्राणियों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है। पौधे विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, उनकी मूल संरचना एक समान होती है। स्कूल के बाग, बगीचों, उद्यानों, पर्वतों, इन सब में अलग अलग पौधे देखे होंगे और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। किस खरपतवार से किसानों को लाभ होता है, तो ये तो गलत है हमारा, उससे नुकसान होता है। खरपतवार किसान द्वारा नहीं उगाए जाते, बिल्कुल ये सही है, अपने आप उग जाते हैं। एक खेत में खरपतवार मुख्य फसल की सहायता करते हैं, ये गलत है, मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को खेत से खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती, तो बिल्कुल होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है, सिर्फ 2, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, केवल 2, केवल 4, केवल 2 और 3, और केवल 2 और 4, तो इसका सही उत्तर है केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करना है। पानी तने के मार्ग से पत्तियों तक पहुंचता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। मध्य शिरा पत्तियों और तनों में देखी जाती हैं, तो मध्य शिराएँ पत्तियों में देखी जाती है। पौधे भोजन संश्लेषित करते हैं, ये है मध्य शिरा पत्तियों में देखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। बी जो है वो गलत है, बाकी सभी कथन सही है, लेकिन इसमें आपको गलत कथन पहचान करना था, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जल का रूपी सिरा विन्यास होता है। जालिका रूपी शिला विन्यास इनमें से किसका होगा।
घास का, केला का, मक्का का या तुलसी का। तो जालिका रूपी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पत्ती है, मान लो ये यहाँ से पत्ती आई और इस तरह से बनता है, तो इस तरह से किस में बनता है, जालिका रूपी। तो ये किस में बनता है, तो ये होता है आपका तुलसी में, ठीक है। केला, मक्का और घास इसमें जालिका रूपी नहीं बनता, सिर्फ तुलसी में बनता है। और ये जो है आपका छठे चैप्टर से, सिक्स्थ क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, सिक्स्थ क्लास के चैप्टर में से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब इसमें कहा गया है, अथवा में दिया हुआ है कि किस पौधे की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। समानांतर का मतलब है कि एक ही जगह से ये इस तरीके से निकलती हैं, ये इस तरह से समानांतर होती हैं, तो ये किस में होती है, घास में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास। घास में होती है, केले में होती है, और जो अभी हमने ऊपर पढ़ा मक्का में होती है। तो इन सब में कैसा होता है, समानांतर शिरा विन्यास। और जालिका रूपी होता है आपका तुलसी में, और इन पपीते में जालिका रूपी होता है, गुलाब में जालिका रूपी होता है, आम में जालिका रूपी होता है। अब 14वां क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो इसमें से आपको एक टिक करना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ध्यान रखना, बहुत आसान है इसका। अगला है, और इनमें भी आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे ये आपका 13th क्वेश्चन का तीसरा भाग था, तो 13th का आपने 3 लिख दिया, और इसका उत्तर क्या है, तो उत्तर हो गया डी, घास। इस तरह से आपने लिख दिया, तो उत्तर डी, घास, आपका सही आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर आप 14वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें कहा गया है, अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर देखिए, खेल का मैदान, वृक्ष, कुछ कीड़े आदि दिखाई देते हैं, मनोरम दृश्य है, पक्षियों, पेड़ों, मिट्टी, प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने लगे पौधों के किसी संबंध के बारे में सोच सकते हैं, क्या कुछ विशेषता दर्शाते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऊपर वाले सेंटेंस को आपको ध्यान, उससे उतना मतलब नहीं, आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से सजीव प्राणियों के लक्षण हैं। तो सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन या अनुकूलन। तो होते तो चारों हैं, लेकिन प्रजनन एक ऐसा है जो अगर कोई नहीं करेगा तो भी चल सकता है, तो इसका प्रजनन नहीं होगा। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो हो गए आपके श्वसन, अनुकूलन और उत्सर्जन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर चारों हैं, श्वसन भी है, प्रजनन भी है, उत्सर्जन भी है और अनुकूलन भी है। तो चारों ऑप्शन होंगे। प्रजनन एक जीव के खुद के जीने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु आगे अपनी जो वंश है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है जीव को स्वयं जीने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, श्वसन, अनुकूलन और उत्सर्जन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। लेकिन अच्छा ये देखो, ये आपका 1, 3 और 2, अच्छा 1, 2 और 4, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर डी ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है, पौधों में श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। केवल दिन के समय होता है, केवल रात के समय होता है, दिन और रात दोनों समय होता है, तभी होता है जब पौधे खाना नहीं बना रहे होते हैं। तो श्वसन जो है वो हमेशा होता है, तो दिन और रात दोनों समय होता है। और यहाँ ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय होता है। अगर आपसे यही पूछा जाता प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय होता है, और श्वसन हमेशा चलते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, अग्रलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत है, कि जो नीचे लिखी हुई है उत्सर्जन के बारे में क्या क्या गलत है। यह पौधों में होता है, यह पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, ये बी ऑप्शन है। यह केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, और स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। इनमें से कौन सा कथन उत्सर्जन के बारे में गलत है।
तो देखो ये पौधों में होता है, ये भी सही है। ये पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, ये भी सही है। ये केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, तो ये सिर्फ अतिरिक्त पानी नहीं, और भी चीज़ों से, जो मनुष्यों में होता है, ये और भी चीज़ों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, सिर्फ पानी नहीं। तो इसलिए इसका गलत जो है ये हो जाएगा। और उत्सर्जन की एक विधि स्राव है, ये बिल्कुल सही है। इसमें अथवा, या तो आपको ये करना है, या इसके अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है। पेड़ की शाखा से नया पत्ता निकल रहा है, एक कुत्ता पिल्ले को जन्म दे रहा है, एक बीज पौधे के रूप में विकसित हो रहा है, अंडे से चूजा निकलना। तो इन तीनों में नया जनरेशन बन रहा है, तो ये तीनों प्रजनन से संबंधित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, ये प्रजनन से संबंधित नहीं है। अब ये 15वां क्वेश्चन है। इसमें भी अब ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कार्ल बेज जो है, उन्होंने सबसे पहले अपनी 4 पहिए वाली कार बनाने के जो पहला साइंटिस्ट था कार्ल बेज, अपने सड़कों, पार्किंग और बहुत जगह पे कार देखी होंगी। समय के साथ कार की तकनीक और गुणवत्ता में वृद्धि हुई। आजकल की कार जो है वो कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुंच जाती हैं। अब यहाँ से आपको मेन क्वेश्चन शुरू हुआ है। 2 कार, जिसमें है एक कार ए और एक कार है बी, एक ही समय पर सुबह 9 बजे अम्बाला से अपनी यात्रा शुरू करती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति चाल से दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी 200 किलोमीटर प्रति है, 200 किलोमीटर है। तो अब आपको दोनों का लिया गया समय बताना है। अब दोनों की देखो, चाल दिया हुआ है, दूरी दी हुई है। आपको पता है चाल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। तो अगर हमको समय निकालना हो तो समय को इधर ले जाओ, चाल को इधर ले जाओ, तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो एक अगर हम देखें तो दूरी तो दोनों में बराबर है, तो एक की दूरी कितनी है 200, इसकी चाल कितनी है 80। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा आपका ये 4 से करेंगे 2, 4 से करेंगे 5, तो ये ए का जो है 5/2 घंटे या 2.5 घंटे जिसे हम कह सकते हैं, ये होता है 2.5 आवर्स। और अगर इसकी बात करें तो इसको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर चलना है तो 2 आवर लगेंगे। तो आपको बताना है ए और बी के द्वारा, तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है 2.5 घंटे, बी के द्वारा लिया गया समय कितना है 2 घंटे। इन दोनों का अनुपात जब निकालोगे तो 2.5 की जगह यहाँ 0 लगाओगे, 25/20, 5 से करते हैं तो 5 गुना 4, 5 गुना 5, तो ये उत्तर आ जाता है 5/4। या अगर आप डायरेक्ट वैसे करते हो तो 2.5/2, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, कार किस समय पानीपत पहुंची जो अम्बाला और दिल्ली के, कार बी किस समय पानीपत पहुंची जो अम्बाला और दिल्ली के बीच में है। अब आपको पूछना है पानीपत कब पहुंची होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 9 बजे यात्रा शुरू होती है और बी को 2 घंटे लगते हैं, तो 11 बजे दिल्ली में पहुंच गई। 9 बजे अम्बाला से 11 बजे दिल्ली पहुंच चुकी है। अब इसके बीच में जो समय है वो पानीपत में होगी, तो बीच में पानीपत है तो बीच वाला समय कितना हो जाएगा 10, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 AM। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों कारों के बीच पानीपत पहुंचने में कितने समय का अंतर है। अब पानीपत बीच में है, तो मान लो ये अम्बाला है, ये दिल्ली है, इसके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर और पानीपत इसके बीच में है, तो पानीपत की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये पानीपत है तो ये 100 किलोमीटर। अब आपको पूछा दोनों में अंतर कितना होगा, तो पहला है आपका 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से देखते हैं, तो इसका देखो कितना हो जाएगा 2 5 और 2 4, इसको करते हैं तो 4 1 4, तो 5/4 आप रख के चलो, 5/4 आवर, ये 4 घंटे ये लगते हैं ए को, और बी को, अच्छा इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 15, तो 15 × 5 = 75 मिनट लगते हैं ए को।
बी को कितने लगेंगे, बी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 100 किलोमीटर तय करना है तो बी को लगते हैं 60 मिनट। अब आपको अंतर पूछा है तो 75 और 60 का अंतर कितना होगा, 15 मिनट, तो ए आंसर हो जाएगा। और इसके अथवा में जो दिया हुआ है वो कहा गया है दिल्ली में कार ए के ऑडोमीटर या पथमापी का पाठ्यांक 3200 था, तो पानीपत में इसका पाठ्यांक कितना होगा। अब आपको पता है कार ए जो है वो दिल्ली में 3200 था और चला कहाँ था, देखो अम्बाला से चला है, दिल्ली में पहुंच गया है। अम्बाला और दिल्ली के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, यहाँ पे है 3200, अम्बाला में कितना होगा 3000, और यहाँ जो है बीच में पानीपत आता है और इसकी दूरी यहाँ से 100 है, तो 3000 में 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3100, तो इसका आंसर हो गया 3100। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चंस थे और इन दोनों में इसमें आपको या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला। नीचे वाला बहुत आसान है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से आपके इसका 3100 वही सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया गया है। इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से क्वेश्चन वाइज लिख लो, पॉज करके वीडियोस क्वेश्चंस लिख लो इसको और प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली कर सको। और जो अभी आपके टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप 6th क्लास के चैप्टर्स भी थोड़े बहुत पढ़ लो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कंपास वाला चैप्टर है या जो पौधों वाला चैप्टर है, सजीवों वाला चैप्टर है, वो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं ना, तो उसको आप पढ़ लो 6th क्लास में, सजीवों के बारे में जो चैप्टर था, और इसको आसानी से आपके मार्क्स आ जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दो और प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। और सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एक और पेपर हम लेके आएंगे, पहले आप इस पेपर की प्रैक्टिस कर लो, फिर एक और पेपर हम लेके आएंगे जो पिछले साल का ही आया था और उससे भी आप अपनी तैयारी देख सकते हो। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी एंड ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो।